Hello students, I'm Santosh Pano and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये HSSC ग्रुप डी का पेपर है. ओके, तो इसमें जो भी इंग्लिश पोर्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. व्हेन आई वो चाइल्ड ब्लैंक दे रखा है बच्चे द वोयलिन. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो व्हेन आई वोज चाइल्ड, इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है? ये पास्ट का लिंक है. अगर ये पास्ट का लिंक है बच्चे तो एक ऐसा ऑप्शन हमें फिट करना होगा जो पास्ट से रिलेटेड हो. अगर मैं देखूं बच्चे तो मैं यहाँ पर ए को एलिमिनेट कर दूंगी. क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. प्लेइंग कह रहा है बच्चे कि मैं खेल रहा हूँ, पास्ट की बात चल रही है, तो अब आप किसी एक्टिविटी को कर रहे हो, दैट इज नॉट रेलिवेंट, राइट. अगर हम बात करें बच्चे प्लेइंग, तो प्लेइंग यानी कि एक्टिविटी चल रही थी, हमें तो ऐसा चाहिए ही नहीं. आप सिंपली पास्ट का एक फैक्ट बता रहे हो कि जब मैं बच्चा था मैं वायलिन बजाता था, यानी कि पास्ट में आप इस एक्टिविटी को करते थे. क्लियर? सो सी इज योर राइट चॉइस. ओके, तो आपको 69th क्वेश्चन में क्या आंसर करके आना है? सी ऑप्शन. ठीक है जी, कर लोगे. पास्ट आई वोज चाइल्ड, यहाँ से मैंने लिंक उठाई हैं और इसी से मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा करके अपने करेक्ट चॉइस तक मैं पहुंची हूँ. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स द फुटपाथ्स. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे कि द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, तो एक चीज़ तो क्लियर है बच्चे, ये जो ऑफ है ये हमारी है प्रेपोजिशन. विजिटर्स ऑन एन एवरेज बच्चा क्या करता है कि विजिटर्स, यहाँ पर उसको प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहा है तो वो प्लूरल वर्ब की तरफ भागेगा. और देखिए सुविधा के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है. एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप सही आंसर करके आओ, तो देखिए आर डैमेजिंग. मैक्सिमम बच्चा ये SCIS देख रहा है और यहाँ पर सीधा चला जा रहा है. आपको क्या करना है बच्चे? मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, याद हो आपको, कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आती है तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन लिखा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट बन जाता है. अगर प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या इसके हिसाब से वर्ब आ सकती है? नहीं ना. अब विजिटर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है. एंड वाई? ड्यू टू प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन. अब यहाँ पर विजिटर्स का कोई रोल तो रहा ही नहीं. अब हमें यहाँ पर किसके हिसाब से वह भरनी है? द ग्रोइंग नंबर के हिसाब से वह भरनी है. अब जो नंबर है बच्चे ये सिंगुलर है. अब आपको सिंगुलर वर्ब की तरफ जाना है. तो बच्चे यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ए को काट देती हूँ, ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा. अब आपको देखना है सिंगुलर वर्ब तो हमारी डैमेजेस भी होती है बच्चे और इज डैमेजिंग भी है. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिविटी है ना बच्चे ये हमारी टेम्परेरी एक्शन है. जैसे मैं ये कहूँ कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट. मुंह के बोलने के टाइम तक काम चल रहा है. इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, काम चल रहा है, राइट. अगर मैं ये कहूँ ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये है बच्चे कि टेम्परेरी एक्शन है जो गोइंग ऑन है, जो चल रही है. और चल रही एक्टिविटी को हम लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. सो योर राइट चॉइस इज बी. डी को आप एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि डी अगर आप भरते बच्चों ये रूटीन एक्शन हो जाता. जबकि कह क्या रहा है कि जो विजिटर्स का जो नंबर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन वो डैमेज कर रहा है. किसको कर रहा है? फुटपाथ्स को, जिस पे हम पैदल चलते हैं, फुटपाथ्स. ठीक है, तो यही आपकी करेक्ट चॉइस भी होगी, इसीलिए आपका आंसर है बच्चों बी. ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आपसे एक इडियम पूछी गई है बच्चे और उस इडियम का मीनिंग आपको बताना है. इडियम है बच्चों अ बर्निंग क्वेश्चन. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे बर्निंग क्वेश्चन की, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो डिबेट का टॉपिक बना हुआ है, जिसके ऊपर लोगों का हॉट एक्सचेंज चल रहा है. जैसे अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ बच्चे तो फार्मर बिल के ऊपर आप देखते हो काफ़ी चर्चा हो रही है और ये एक बर्निंग क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी में, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चे ऑप्शंस अगर हम देखें तो बी को मैं एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि ये लिख रखा है पजलिंग क्वेश्चन. बर्निंग क्वेश्चन कभी पजलिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता. ये वो है जिसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रहा है, लोग डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर. ठीक है, एनोइंग बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, लास्ट में लिख रखा है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये भी नहीं हो सकता. इसलिए आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है यहाँ पर ए. बर्निंग क्वेश्चन यानी कि अ होली डिबेटेड क्वेश्चन, मतलब जो मुद्दा बना हुआ है, ज्वलंत मुद्दा जिसको हम कहते हैं ना, ये वो चीज है. क्लियर बच्चों? आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फिर से इडियम का मीनिंग हमें बताना है। टू बरी द हैशेट। बच्चों एग्जैक्टली ये हैशेट क्या होता है? ये कुल्हाड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं। कुल्हाड़ी जो हमारी होती है, और आपको पता है बच्चे कुल्हाड़ी पुराने टाइम में हमारा प्राइमरी वेपन होता था, राइट। अब सोचो बच्चे कि बरी का मतलब होता है दफना देना। लिटरली इस फ्रेज का क्या मतलब है कि पुराने टाइम में कुल्हाड़ी लोगों का प्राइमरी वेपन था। जब भी कोई दुश्मनी होती थी तो लोग कुल्हाड़ी उठा के आते थे, राइट। अब हम हैशेट को क्या करें, बरी कर रहे हैं। ये किसी पर्सन ने एक गड्ढा खोदा यहाँ पर, और उसमें उसने क्या करा, अपनी कुल्हाड़ी को रख दिया। ये मान लीजिए कोई कुल्हाड़ी है, ठीक है, इस तरीके से ये उसकी कुल्हाड़ी है, और उसने क्या करा, गड्ढा खोद करके इस कुल्हाड़ी को यहाँ पे रखा और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है। इसका ये मतलब समझा जाता था बच्चे कि भाई उसने क्या कर दिया, कुल्हाड़ी को दफना दिया। इट मीन्स दुश्मनी भुला करके शांति स्थापित करना, यानी कि अच्छे रिलेशन बनाना। अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान ने बरी कर दिया है अपनी हैशेट को, इट मीन्स कि इन्होंने बिटर रिलेशंस को भुला करके एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की है। मतलब अच्छे संबंध स्थापित करना, शांति स्थापित करना, ये इसका मीनिंग होता था। और माइथोलॉजी की कहानी में एग्जैक्टली इसकी यही स्टोरी है। तो बच्चों मैंने अपने चैनल पे इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड काफ़ी माइथोलॉजी की कहानियां आपसे डिस्कस कर रखी हैं, तो आप चाहें तो वहां से विजिट कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं। ए ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें लिखा है टू ऑब्टेन मनी, बिल्कुल नहीं हो सकता। कीप अ सीक्रेट, ये भी नहीं हो सकता। टू बरी द डेड, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है टू मेक पीस, यानी कि शांति स्थापित करना, दुश्मनी को बुला करके शांति स्थापित करना, और यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग है बच्चों। तो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट शुड द नंबर ऑफ वैकेंसीज। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट होता है उनको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज को कंटेन करना चाहिए। बच्चों कंटेन तो ऑलरेडी होती हैं उसमें, जो भी हमारा एडवर्टीजमेंट का जो आता है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, होती है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो कंटेन का मतलब होता है कोई भी चीज उसके अंदर है, दैट इज कंटेन। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। प्रोवाइड करना, वो प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, प्रोवाइड का मतलब होता है देना। डिक्लेयर भी नहीं होता बच्चों। तो एग्जैक्ट वर्ड आप यूज करोगे स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है टू मेक क्लियर, ठीक है, कि एडवर्टीजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट है उनको क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज को बिल्कुल क्लियरली लिखना चाहिए। ये कह रहा है वो क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है, ताकि सब समझ सकें उसको। तो दैट विल बी स्पेसिफाई। तो स्पेसिफाई यहाँ पर आपकी करेक्ट चॉइस होगी। सो योर आंसर इज सी। आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्कीम अलाउज स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोनाउन के चैप्टर से पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं बच्चे, प्रोनाउन में हम एक टाइप पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन क्या होता है बच्चे, ये दो टर्म हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी होती है ईच अदर। फर्स्ट जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है बच्चे, ये हमारा होता है ईच अदर। सेकंड इज वन अनदर, वन अनदर। नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, तो वो देख लेते हैं एक बार। ईच अदर कब पॉसिबल होगा, जब आपके सामने टू पर्सन का कॉम्बिनेशन हम बताते हैं। मतलब दो के बीच में अगर हमें कोई रिलेशनशिप बतानी है तो वो हम यूज करते हैं ईच अदर की हेल्प से। जैसे मैं ये बोलूं कि मेरा हस्बैंड और मैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं तो ईच अदर है, ठीक है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वी लव ईच अदर। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की अगर बात हो रही है, दो पर्सन की बात हो रही है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकलेगा ईच अदर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि गीता में, रामायण में, इनमें सब में लिखा है कि हम ह्यूमन बींग को हर दूसरे ह्यूमन बींग से प्यार करना चाहिए, क्या यहाँ पर दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन नहीं है? तो वहां पर हमें करना पड़ेगा कि वी शुड लव वन अनदर। इसका क्या मतलब होगा कि जब कॉम्बिनेशन दो से ज्यादा का होगा तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, ये इनको, ये इनको, ये इनको, ऑपोजिट भी हम बना सकते हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ से क्या निकल के आएगा, हर एक को हर दूसरे से। अनदर का मतलब होता है यहाँ पर दूसरा, राइट। आपने अभी जब ये चीज पढ़ी बच्चे कि ईच अदर यूज होता है दो के कॉम्बिनेशन के लिए। दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। अब आपको अदर और अनदर का डिफरेंस समझ आया होगा। दो की संख्या में जो दूसरा होगा वो हमेशा अदर होता है।
दो से ज्यादा की संख्या में जो दूसरा होता है वो अनदर होता है, राइट। कैसे? मान लीजिए आप रोड पे खड़े हो, ठीक है, रोड का अदर साइड होगा या अनदर साइड होगा? क्योंकि बच्चों रोड के साइड दो ही होते हैं, आपको बोलना पड़ेगा द अदर साइड ऑफ द रोड। द अदर साइड क्यों? क्योंकि रोड के साइड होते ही दो हैं, लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट। अगर मैं ये कहती हूँ बच्चे, आप मूवी देखते हो, आप कहते हो द अदर हाफ ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग। द अदर हाफ का क्या मतलब है? क्योंकि हाफ तो दो ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे अदर हैंड, इसका मीनिंग क्या होगा? हाथ हमारे दो ही होते हैं, तो आपको अदर हैंड लिखना पड़ेगा, अनदर हैंड आप लिख ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? अब सेंटेंस को रिलेट करो बच्चे कि ये क्या कह रहा है। द स्कीम अलाउ स्टूडेंट, जो स्कीम है वो अलाउ करती है स्टूडेंट को फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट, बातचीत करें। वो पूरी कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक दूसरे से बातचीत की जाए, हर एक हर दूसरे से बात करेगा। तो अगर हर एक हर दूसरे से बात करेगा बच्चे, तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा वन अनदर, हर एक हर दूसरे से। यहाँ पर देम सेल्स नहीं आ सकता था बच्चों, ईच अदर आ ही नहीं सकता क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रही है। डी वैसे ही गलत लिख रखा है, टू देम सेल्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। करेक्ट चॉइस आपकी होगी बच्चे सी, ठीक है। तो आप प्रोनाउन में ये डिटेल्ड थ्योरी पढ़ते हो बच्चों, ठीक है। अगर क्योंकि बच्चों ये लिमिटेड टाइम क्रंच है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा सकती। अगर कोई बच्चा नियर बाय हिसार से है या आसपास के एरिया से है, तो वो मेरी एकेडमी में आकर के ये सारी चीज़ें, कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ ढंग से समझ नहीं आ रही, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। और जो बच्चे बाहर से हैं या कोई ऐसा व्यूअर है जो बाहर से देख रहा है, मेरी एकेडमी में नहीं आ सकता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो बच्चे। तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उस कमेंट को देखूंगी और आपको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट करना है सेंटेंस को। ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन वर गिवन अ सर्टिफिकेट। बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक हमने पढ़ा था कि ईच, एवरी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ये सारे के सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की क्या खास बात रहेगी बच्चे कि इनके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन इज, अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन, बच्चे को ये दिख रहा है कि वीमेन यहाँ पर प्लूरल है, तो वो प्लूरल आएगी। अभी जस्ट पीछे भी मैंने एक बात समझाई थी आपको, आपका ध्यान इस ऑफ पे जाना चाहिए। ऑफ के बाद जो ये नाउन लिखा गया है, ये तो हमेशा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो हमेशा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ सकती है बच्चे? तो एक चीज तो क्लियर है बच्चे, वर्ब आएगी ईच के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए मेरा एलिमिनेशन मेथड कैसा लगेगा। ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन हैव, मैंने इस हैव की वजह से ए को एलिमिनेट कर दिया। बी में लिख रखा है एवरी स्पोर्ट्स वीमेन वर की अगर हम बात करेंगे तो फिर से प्लूरल वर्ब हमें दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चे, स्पोर्ट्स वीमेन ईच वर गिवन, यहाँ पर भी तो वर ही लिख रखा है। अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर डी, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। बहुत सारी विमेन थी और उनमें से हर एक को क्या दिया गया? एक सर्टिफिकेट दिया गया। एंड रीजन क्या है बच्चों? हम प्रोनाउन यूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि हम नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते। अगर मान लीजिए 10 विमेन बैठी हैं, अगर मैं ये कहूँ इनको भी सर्टिफिकेट दिया गया, इनको भी सर्टिफिकेट दिया गया, इनको भी, 10 जो लेडीज बैठी हैं वहां पर वो नाउन तो है ही, तो मुझे 10 बार नाउन को रिपीट करना पड़ेगा। मुझे ये ना कहने की बजाय कि इनको भी सर्टिफिकेट मिला, इनको भी, मैं सिंपली क्या बोलूंगी, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। और इसका मतलब इंडिविजुअली हो जाएगा कि जितनी भी विमेन थी सबको क्या मिला? एक सर्टिफिकेट मिला। ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है बच्चे, और इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि आई कांट इमेजिन व्हाई यू वर बिलीविंग इन ऑल दोज र्यूमर्स। बच्चों एक चीज समझेंगे यहाँ पर हमें क्या बताना है? करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे कि यू वर बिलीविंग, बच्चों सबसे पहले एक चीज सीख लो, बिलीव हमारी एक्शन है ही नहीं। बिलीव बेसिकली हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है। बिलीव बेसिकली क्या होती है? स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड जितनी भी होती हैं बच्चे, इनके साथ आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये है हमारी स्टेट ऑफ माइंड। तो आईएनजी आप क्यों लगा दोगे?
क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जैसे आप किसी को बोलते हो लाइक यू, आप कहते हो आई लाइक यू, आई हेट यू, आई लव यू। अब ये लाइक, हेट, लव, आप किसी को कहते हो आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ये सारी की सारी आप की क्या होती हैं, स्टेट ऑफ माइंड होती हैं। और स्टेट ऑफ माइंड में कभी भी हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। मैं किसी को बोलूँगी कि मैं विश्वास करती हूँ या कर रही हूँ, कर रही हूँ, एक्शन तो कोई चल ही नहीं रही यहाँ पर, एक्शन नहीं चल रही तो आईएनजी नहीं हो सकता। क्लियर? तो एक चीज़ क्लियर करो बच्चे, इसके ए ऑप्शन में आप देखेंगे, बी ऑप्शन देखेंगे, इसके नेक्स्ट ऑप्शन है सी और डी। आप यहाँ पर देखो कि इस ऑप्शन में बिलीविंग लिखा हुआ है, हटा देती हूँ, सी लाइन से बाहर हो गया। डी ऑप्शन में भी क्या लिख रखा है, बिलीविंग, कैंसिल आउट। अब वापिस आ जाओ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चे कि एक में लिखा है वाई डू यू बिलीव और एक में लिख रखा है वाई यू बिलीव। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जब जब WH फैमिली का कोई भी वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो उसके बाद हमेशा आपको असर्टिव फॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। और असर्टिव फॉर्मेशन कौन सा होता है बच्चे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मतलब वाई जब सेंटेंस के बीच में है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा यू, और उसके बाद मेन वर्ब है ये बिलीव्ड, राइट। आप यहाँ पर देखिए कि वाई के बाद डू लिख रखा है यू, आपको हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि WH फैमिली के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब कब आती है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे मैं ये बोलती हूँ वाई डू यू बिलीव, अब वाई हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड है जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आकर के क्वेश्चन कर रहा है। जब WH फैमिली, कोई भी WH फैमिली बच्चे, व्हाट, वेयर, व्हेन, जितनी भी आपकी WH और हाउ फैमिली हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में जाएगी तो हमेशा असर्टिव फॉर्मेशन यूज करो। और यही रीजन है बच्चे कि यहाँ पर मैं ए को भी एलिमिनेट कर रही हूँ एंड योर करेक्ट चॉइस विल बी बी। बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, आई कांट इमेजिन वाई यू बिलीव्ड। आगे ये कुछ लिख रखा है दोज र्यूमर्स, जो भी है, तो आपको करेक्ट आंसर बनाना पड़ेगा यहाँ पर बी। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे कि इंडिया इज वन ऑफ बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बच्चों ये आर्टिकल सेक्शन से उठाया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो जो बेस्ट है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जैसे आप नियम पढ़ते हो किताबों में कि भाई आर्टिकल दे इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, आपको ऐसा नहीं करना बच्चों। क्योंकि अगर आप ऐसे याद करोगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा क्या कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी तो आर्टिकल लगता है। अब क्या फायदा हुआ आपको अलग से याद करने का। आप एक सिंपल सी बात याद रखिए बच्चे कि सिलेक्शन जहां भी होगा तब हम द आर्टिकल लगाएंगे। अब ये सिलेक्शन हो सकता है दो में से एक का आप कर रहे हो, और सिलेक्शन हो सकता है ज्यादा में से एक का कर रहे हो, सिलेक्शन के साथ द आर्टिकल लगता है। क्लियर? तो ये देखिए पूरे वर्ल्ड में से वो इंडिया का क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, और सिलेक्शन के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, द आर्टिकल। तो आपकी करेक्ट चॉइस यहाँ पर हो जाती है बच्चों डी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर गिवन है, इसीलिए आपको यहाँ पर आंसर कर देना है डी। बाकी सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है? जैसे आप ये भी कह सकते हो कि कंपैरिजन और सिलेक्शन, कंपैरिजन में कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैं बोलूँ राम इज वाइजर देन आई, तो वाइजर से पहले आर्टिकल नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ राम इज द वाइजर ऑफ टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट मेरे सामने हैं, उनमें से जो राम है वो क्या है, हमारा वाइजर है। दो की संख्या के लिए आएगी कंपैरेटिव डिग्री, और सिलेक्शन के साथ द आर्टिकल लगता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था बच्चों, और आप कैसे रिलेट करोगे इसको देखिए कि राम वॉज अपॉइंटेड क्लर्क, कि राम को अपॉइंट कर दिया गया क्लर्क। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, मैक्सिमम बच्चा क्या पढ़ के जाता है कि किसी भी पोस्ट से पहले द आर्टिकल लगता है। बच्चे को दिख रही है ये पोस्ट, क्लर्क एक पोस्ट होती है, और वो बिना टाइम वेस्ट करे ऑप्शन नंबर ए यानी कि द आर्टिकल लगा देगा, जबकि यहाँ पर आर्टिकल आना ही नहीं था। कारण समझ लो। अब अपॉइंट वर्ब जब आप यूज करते हो बच्चे, आप अपॉइंट वर्ब यूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, मेक करते हो, इलेक्ट करते हो, चूज करते हो, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर से जुड़ी हुई वर्ब है बच्चे। और जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर से जोड़ करके कॉम्प्लीमेंट बना के लिखोगे तो कभी भी हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? अभी राम को अपॉइंट किया गया है क्लर्क, अपॉइंट होने के बाद हम उसको बोलेंगे द क्लर्क।
क्लियर बच्चे? तो ये था आपका काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर बाकी तीनों आर्टिकल को एलिमिनेट कर देती हूँ। आई एम सॉरी, ये रोंग का आंसर कैसे लग गया? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चे सी, आर्टिकल चाहिए ही नहीं। बाकी आपके आर्टिकल वाले जो पार्ट है ये गलत हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये था मेरा आज का सेशन बच्चों। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई कंप्लेन हो तो बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं ज़रूर आपको उसका फीडबैक दूंगी कि भाई कोई भी चीज़ आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.